लाइफ में क्या चल रहा है। हर बार एक ही क्वेश्चन रहता है ना। कुछ नया तड़कता भड़कता नहीं लेके आ रहे। लाएंगे, तड़कता भड़कता भी लाएंगे। जब तो तड़कते भड़कते का समय आएगा तो वो भी आपके साथ आएगा, है ना। तो देखिए भाई, काफ़ी दिन हो गए। बच्चों को भी लग रहा है क्या है, एक ही एक पॉइंट घसीट रहा है बंदा, आगे नहीं बढ़ रहा। काफ़ी टाइम हो गया। मतलब मैंने फरवरी के नियर अबाउट फर्स्ट वीडियो मैंने शायद हैलोजन डेरिवेटिव का अपलोड किया था, और उसी को अभी तक ऑर्गेनिक का वही चैप्टर अपना चल रहा है वैसे। क्योंकि देखिए क्या है, बीच में पहले तो एक महीने के आसपास का गैप लग गया। और रही बात चैप्टर की, तो चैप्टर में अपने काफ़ी सारे चैप्टर एक साथ चला रखे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे मिलता है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना करके उसको अपलोड कर दिया जाता है। जैसे इधर अपना हैलोजन डेरिवेटिव, सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन, 3 चैप्टर चल रहे हैं। तो जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस अपलोड होते रहे। तो सॉलिड अभी वहीं रुक गया है, और कोऑर्डिनेशन का तो अभी तक एक ही वीडियो अपलोड किया गया कर पाया हूँ मैं। कोशिश रखेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबके वीडियो एक साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अगर अपन 11th की बात करते हैं तो 11th में मैंने पीरियडिक टेबल स्टार्ट किया था, उसके 2 वीडियो अभी तक अपलोड हुए। और दूसरी तरफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर रखा है, तो उसके भी 2 ही वीडियो अपलोड हुए अभी तक। तो चैप्टर अभी 5 चला रखे हैं, 5 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, रनिंग में है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके 5 चैप्टर्स को एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपका भी थोड़ा सा सहयोग हमें चाहिए होता है। क्या है ना कि जब हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और फिर भी व्यूज वगैरह कम आते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है उस चीज़ का। चलो, व्यू की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो एटलीस्ट उस वीडियो को कंप्लीट देखें। हो सकता है कि आप लोगों को वहां पर कुछ नया मिल रहा हो जो आपने ना पढ़ा हो। क्योंकि स्टार्टिंग इनिशिएशन में आपको क्या लग रहा है कि टॉपिक आपने देखा कि भाई ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये अपन ने वहां से भी पढ़ा है, या फिर अदर यूट्यूबर से पढ़ा है, या अदर अपन ने स्कूल से पढ़ लिया, ट्यूशन से पढ़ लिया, कहीं से भी हो सकता है आपने वो चीज़ पढ़ी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वहां से कुछ ना कुछ नया मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अगर आप किसी टॉपिक का कोई वीडियो देख रहे हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसे एटलीस्ट कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखेंगे तो आपको हो सकता है उसमें से कुछ डाउट क्रिएट होके आएंगे, और हो सकता है वहां से आपको कुछ नए कंसेप्ट भी मिल सकते हैं। तो कोशिश यही रखें आप कि जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर, या आपकी क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में, अगर ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चल रहा है तो ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन तो चल रही है तो मे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होगा, तो वहां पर भी उसका उनका जो भी लेक्चर है वो कंप्लीट लेक्चर अटेंड कीजिए। अगर ट्यूशन आप जाते हैं तो ट्यूशन में भी आप ध्यान दे करके पढ़िए, तो आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा, और साथ में कुछ डाउट भी आपको मिलेगा। तो अगर अच्छा मिलता है, कुछ नया मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए कि भाई हमें आज इसमें से ये चीज़ सीखने को मिली है, ये नई चीज़ हमें इसमें सीखने को मिली है। तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा, कि हमें भी पता चलेगा कि चलो भाई, बच्चों को यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिल रही है, ये चीज़, नई चीज़ जो है बच्चों के आगे आई है, जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। तो हम पूरी कोशिश रखेंगे कि आपको नई से नई चीज़ें देने की कोशिश करें, ठीक। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट के मैंने आपको बहुत सारे बेस बता रखे हैं। अब तो मैंने मेरे नंबर्स भी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मेंशन कर रखा है, तो आप वहां से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेल करना चाहो तो मेल कर सकते हो, इंस्टा पे ऐड होकर के, मतलब वहां फॉलो कर करके अगर आप मैसेज करना चाहो वहां कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज करते हो, जो भी सोशल साइट्स आप यूज करते हो सब के डिटेल मैंने आपको दे रखी है मेरे लिंक के अंदर। तो कहीं से भी आप कुछ भी मेरे तक कैसे भी पहुंच सकते हो। इवन मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, वो भी मैंने वहां पर आपको मेंशन कर रखा है। तो जैसा आप चाहो वैसे आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, ठीक है। लेकिन रेस्पॉन्स दीजिए, हमें रेस्पॉन्स चाहिए होता है। अगर अब आप रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो हमें
अपनी मेहनत का वो फल नहीं मिलेगा। हमें ऐसा फील होगा कि भाई हमने मेहनत ही नहीं की। सही बात, मायने में तो ये बात होती है। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो कंप्लीट देखें। पहली बात, वीडियो कंप्लीट देखें। दूसरी बात, वीडियो कंप्लीट देखने पे जो अगर नई चीज आपको मिल रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि भाई हमने आज इससे ये चीज सही नई चीज सीखी है। तीसरी बात, अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मे बी वही डाउट किसी तीसरे बच्चे या दूसरे बच्चे को भी वही डाउट आ रहा है, तो अगर सेम डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो हम उस डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सही नहीं हो रहे मतलब एक अगर सिंगल बच्चे का तब भी सॉल्व करेंगे, अगर बहुत सारे बच्चों का है तो हमें कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि किस चीज में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो आगे जो वीडियोस बनाए उन वीडियोस में आपको किसी टाइप का कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रखूंगा। ठीक है, अब अपन अपने जो चैप्टर अपना चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके रिगार्डिंग अपने प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज तक वो सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो अपना पोर्शन आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें कुछ अपने पास में प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, कुछ रिएक्शंस है, उनको अपने को देखना है। जैसे इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आती है। सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन आती है। थर्ड जो होती है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स होती है। और फोर्थ जो होती है रिडक्शन रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें कौन सी जाएगी आपकी, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विथ मेटल, और फोर्थ आ जाएगी अपने पास में रिडक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हैलोजन के जो डेरिवेटिव्स है, हेलो एल्कीन्स जो है, उनके थ्रू कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे मान लो किसी से अल्कोहल बन रहा है, अगर ईथर बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, या फिर कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड्स बन रहे हैं, या फिर एल्डिहाइड कीटोन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, या फिर एमीन्स के बन रहे हैं, नाइट्रो के बन रहे हैं, यूरिया के बन रहे हैं, साइनाइड के बन रहे हैं, आइसोसाइनाइड के बन रहे हैं। अगर इनके किसी के भी कंपाउंड बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, तो आपको इनका स्पेसिफिकेशन कर लेना है। स्पेसिफिकेशन का मतलब उन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर लेना है। क्यों हाईलाइट कर लेना है जी, क्योंकि वही रिएक्शन आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है तो उससे अपने को क्या प्रोडक्ट मिला है। अगर आप अभी से ये चीजें देखते हुए चलोगे तो आपको आगे हेल्प होगी इसमें। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहली बात अपन को क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है या फिर हैलो एल्केन लेना है। चलो भाई ले लिया। तो अब हमें पता है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो एटम है वो क्या है, हैलोजन। और हैलोजन होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किसका ज्यादा है, इनका ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू कार्बन। एल्काइल ग्रुप में क्या आ जाएगा, कार्बन। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में किसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, हैलोजेंस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। हैलोजेंस का क्या होता है,
हैलोजेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर रखते हैं। कहां से, बॉन्ड से। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अगर इनमें ज्यादा होती है तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, जिससे कार्बन और हैलोजन में क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो अब यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इसी के साथ अपने पास में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक अपने पास में न्यूक्लियोफाइल है। जैसा कि मैंने रिएक्शन को नेमिंग दे रखा है यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेमिंग दे रखा है। तो इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब वो होता है जो कि क्या है, जिसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। मतलब एक ऐसा आयन या ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक्स बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। किसको, दोज ग्रुप्स दे हैव नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पेयर, दोज ग्रुप्स दे हैव नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन इट या ऑन themselves। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो जाते हैं। जैसे OH माइनस हो गया, NH2 हो गया, OH ग्रुप हो गया, तो इन पे सब पे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। OH पे क्या है, माइनस साइन है। CN साइनाइड जो होता है उस पे भी माइनस होता है। NO3 होता है उस पे भी माइनस होता है। SO4 -2 है, उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, एज अ न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट होगा। भाई कोई कंपाउंड अगर आपके पास में है, उसमें ऐसा तो है नहीं कंपाउंड के अंदर सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, पॉजिटिव वाला पोर्शन भी तो प्रेजेंट होता है। तो हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से इसके ऊपर अटैक कौन करेगा। ये तो सिंप्लीफाई है कि ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। ये तो अपने दिमाग में क्लियर है। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा। ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बचपन से चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों सेम चार्ज है, तो ये तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जाएगा, होगा क्या यहाँ पर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास में। अब पहले कौन सा अटैक करेगा, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों करेगा भाई, अब नाम से तो हमें पता चल गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल है। तो एग्जाम में तो आपको ऐसा दिया नहीं होगा कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है और आप इसमें इन रिएजेंट्स को मिलाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो। आपको तो सिंपल ही दिया होगा, सीधा आपको रिएक्टेंट्स दे देंगे और उसका फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेंगे। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो देखिए, ये है कार्बन, ये है हैलोजन। जैसे ही हैलोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से वो एक स्टेबिलिटी फॉर्म के अंदर चला जाता है। जैसे मान लो हैलोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता हूं तो उसके ऑक्टेट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया ऑक्टेट के अंदर, और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो उसकी रिएक्टिविटी एक तरह से क्या हो गई, कम हो गई। वहीं अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, हैलोजन के पास में, तो कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, ऑक्टेट खत्म होने लग गया उसका। तो ऑक्टेट खत्म होने लग गया तो वो क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, हमें उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना होगा। इसलिए क्या करता है, वो आसपास ऐसे ग्रुप्स ढूंढता है जो कि क्या करे, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर कौन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की वैसी कमी है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए क्या होता है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहले क्या अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी स्लो रिएक्शन होती है। फिर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और यहाँ पर X माइनस हो जाएगा। फिर रिएक्शन होती है E प्लस के साथ में, और ये रिएक्शन जो होती है वो होती है फास्ट।
और यहाँ पर क्या होगा CXE और न्यूक्लियोफाइल। तो हमें E वाले पोर्शन से तो मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि हम कौन से देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने एक ऐसा कैंडिडेट रख रखा है कि अगर कोई दूसरा खराब हो गया तो हम उसको बदल सकते हैं। स्पेयर पार्ट बोलते हैं ना, स्टेफनी जिसको हम बोलते हैं। मान लो टायर पंचर हो गया तो आप क्या करते हो, स्टेफनी है तो स्टेफनी को चेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूएंट है वो उसका। स्टेफनी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। गाड़ी के अंदर स्टेफनी सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो क्रिकेट में 11 के अलावा 15 तक क्रिकेटर रखते हैं, 15 तक खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन खेलते 11 ही है। तो वो बाकी 4 करते हैं, पानी देने के लिए काम नहीं आते हैं वो एक तरह से स्टेफनी है, वो एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट है। मान लो किसी एक खिलाड़ी को चोट लग गई, ठीक है, इंजरी हो गई, वो उस टाइम पे नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा वहां पर, वो खिलाड़ी बाहर और उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। वो रेस्ट में चला गया और उसकी जगह दूसरा करके खेल लेगा। जैसे गाड़ी में स्टेफनी हो गई अपने पास में, वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया है, ये जैसे ही यहाँ पर जाएगा यहां से एक बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेफनी बोलते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन नाभिक ने ही प्रतिस्थापन, हमने क्या कर दिया, एक का प्रतिस्थापन कर दिया, उसकी जगह किसी दूसरे को बिठा दिया है। चलो भाई, अच्छी बात है, बिठा दिया है तो रिएक्शन ये परफॉर्म हो जाती है इस तरह से। ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है, यहां तक रिएक्शन स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि पहले भाई ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, न्यूक्लियोफाइल को पहले ये देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर जाकर के जुड़ना है, यहां जुड़ना है, यहां जुड़ना है, या इसके कार्बन चेन में और भी कार्बन है, किस कार्बन पे जाकर के जुड़ना है, कहां जाकर के जुड़ना है, पहले ये सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो जाकर के जुड़ता है। तो इसलिए ये स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल को तो पता है कि भाई जगह ही एक ही बची है, वहीं जाकर के जुड़ना है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, उसके तुरंत जस्ट बाद में इलेक्ट्रोफाइल आकर के रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है ये दो तरह से अपने पास में देखी जाती है। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो दो तरह से देखी जाती है, ए और बी, SN1 और SN2। अब ये SN1 और SN2 क्या है, इसका मतलब क्या है, SN1 और SN2 का मतलब क्या है। SN1 का मतलब है यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब इसका, यूनि या फिर मोनो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख लो, ये इतने से का ये इतना बड़ा मतलब है। यूनिमॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया एक, SN का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप की रिएक्शन है, SN1 और SN2। आपको जनरली शॉर्ट में ही लिखा होगा SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। उसको आपको वहां पर क्या करना हो जाएगा, फिर एक्सप्लेन करना होगा उस चीज को। चलो भाई, अब अपन समझते हैं कि SN1 क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है, दोनों चीजों को अपन देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, किसके बारे में, SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहती है SN1 रिएक्शन, तो ये SN1 रिएक्शन है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं, वो अपने को देखने हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये दो स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है, दो स्टेप्स में होती है। दिस रिएक्शन इज
completed in 2 steps, इसमें थी 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड पॉइंट में स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इन दिस स्टेप द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। इसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी लिख लेते हैं सीधा ना, पोलैरिटी। तो यहां पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसकी वजह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है, यहां पर पोलैरिटी की वजह से या फिर डाइपोल क्रिएट होने की वजह से, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या हो गया, ये चीज परफॉर्म हुई है। तो यहां पर अपन ने ले लिया है R एंड X। R और X जब आप लोगे तो इनमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और हैलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, आपकी स्लो स्टेप रिएक्शंस होती है। ये क्या होती है, आपकी स्लो स्टेप रिएक्शन होती है। तो अब आप इस रिएक्शन में जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है बोर्ड के ऊपर जो लिखी हुई है, तो इसमें देख करके मेरे को कहीं बताइए आप कि यहाँ इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल्स कहीं पर भी मेंशन किया गया है, कहीं मेंशनड नहीं है। कहीं पर भी मैंने इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल को मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और किस में हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन की वजह से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, हेलो एल्केन की वजह से हुआ है। इसलिए हम इसकी थर्ड स्टेप में ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, Rx की कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ Rx की के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ R पे डिपेंड करती है। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस reaction is called unimolecular nucleophilic substitution reaction। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्या डिपेंड नहीं करती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो इसकी होती है, किसकी, SN1 टाइप के अंदर। ठीक, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होता है इसका, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद में इसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। किसका अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसमें ये होता है फास्ट। अब आप बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्लो होता है, अब आप यहाँ पर आप मेंशन करो कि ये फास्ट होता है। ये रहा भैया स्लो स्टेप, जहां टाइम लगेगा वो ये है,
ये स्लो हो गया, कार्बोकेटाइन बनने तक का प्रोसेस स्लो होता है। इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच हो जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, बाकी की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है। इसमें सिर्फ कार्बोकेटाइन बनने तक का, कार्बोकेटाइन बनने तक की जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है, इसमें स्लो होती है। क्योंकि मैंने वो दोनों की कॉमन रिएक्शन लिखी है, तो अपन जब SN2 टाइप्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वहां पर स्लो क्यों मेंशन किया था। ठीक है, तो यहां पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, उसमें वो डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ठीक, तो इसमें ये कुछ 4 पॉइंट अपने पास में थे यहां तक। अब बात आती है किसकी, कार्बोकेटाइन की भी, तो मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूं। अब अपने को यहाँ पर 3 चीजों पे डिस्कस करना है। पहला कार्बोकेटाइन पर, दूसरा हेलोजन के ऊपर और तीसरा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तीनों के ऊपर अपने को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना है। डिस्कशन क्या है वो भी देखते हैं। अब इसके बाद अपन पहले बात करते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। तो देखिए भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या देखना है अपने को यहां अपने को ये देखना है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन बनाया जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन जब अपन परफॉर्म करा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के। अगर दोनों में मोर स्टेबल आपका रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसका मतलब तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है वहां पर। जबकि हम क्या चाहते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी को दिए बिना ही प्रोडक्ट स्टेबल बन जाए। तो हमें क्या देखना होगा कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है उसमें मोर स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही क्या बनाएगा, अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ हमें पता है, हम ये चीज 11th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं कि अपने पास में अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन है। CH3, CH3, CH2, CH3, 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 CH3। अपने पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री तक का कार्बोकेटाइन बन सकता है, 4 डिग्री का कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। 4 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है और वो कंप्लीट वैलेंसी को परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर 4 डिग्री का कार्बोकेटाइन, 4 डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हमें पता होना जरूरी होता है। अब हमें पता है ये होता है अपने पास में 0 डिग्री कार्बन, ये है 1 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन और यहां ये है 3 डिग्री कार्बन। कौन सा, ये वाला, इसमें तो एक ही है। अब कुछ के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा 1 डिग्री है 2 डिग्री है। हालांकि ये चीज 11th में आ जाती है, फिर भी मान लो कुछ एक बच्चों को ये चीज नहीं पता होती कि भाई 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। हमने तो सिर्फ मैथ में पढ़ी है डिग्रियां, यहाँ तो होती नहीं है। तो मैं बता देता हूं आपको कि अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो 1 डिग्री है। अगर कार्बन 2 कार्बन के साथ में, अदर 2 कार्बन के साथ में, अगर एक कार्बन 2 और कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो 2 डिग्री है। अगर कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ में, अदर 3 कार्बन के साथ में कंबाइन हो रखा है, जैसे ये कार्बन है इन 3 के साथ में और कंबाइन हो रखा है, तो इसका मतलब वो 3 डिग्री है। ये कार्बन किसी के साथ में भी कंबाइन नहीं हो रखा है, इसलिए इस कारण से अपन ने क्या कह दिया, इसको 0 डिग्री कार्बन कह दिया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की। तो इसमें से मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा वो अपने को देखना है। तो मोर स्टेबल का मतलब क्या है, देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम पहले CH3 पे डिस्कस करते हैं, तो ये है अपने पास में CH3 प्लस में,
तो देखिए भाई, इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। 8 पूरे नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से प्लस का चार्ज भी है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो इसका खुद का था वो भी इससे छीन लिया गया है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी छीन लिया, तो इसके पास क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। तो अब ये क्या चाहेगा कि इधर उधर से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करे, कैसे ना कैसे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करे। तो ये इधर उधर ढूंढेगा कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए। ठीक है, CH3 जो होते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं? तो ये हमें पता चला है 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या प्रदर्शित करता है? प्लस आई इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। और प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले जो समूह है, प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इनका हम हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, sp2 sp3 और sp। इसमें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जिसकी sp3 होती है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा sp खींचेगा, उसके बाद में sp2, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? sp3। तो यहां पर ये जो कार्बन्स होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं, sp3 संकरित कार्बन होते हैं। जबकि ये जो अंदर बैठा हुआ है 3 डिग्री जो कार्बन है वो यहां पर है sp2 संकरित कार्बन है। तो ये sp3 है, ये sp2 है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो इसका मतलब इसके पास में तो क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, खुद के पास में ही बैठे हैं, कहीं बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जबकि इसके पास में क्या है? इतने बड़े कोई दानी ग्रुप इसके पास जुड़े हुए नहीं है, तो ये क्या करेगा? बाहर इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पूर्ति करने के लिए क्या है? समूह इसके आसपास है। मान लो क्या होता है कि मान लो कोई एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें से 3 तो खूब पैसे वाले हैं और एक थोड़ा सा घर से थोड़ा वीक है, मतलब उसके पास पैसे की थोड़ी कमी रहती है। तो मतलब वो अगर अपने फ्रेंड से पैसे मांगे तो वो फ्रेंड उसको आसानी से पैसे दे देते हैं। तो वो तो क्या हो गया कि उसको कहीं और से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो है ये 3 डिग्री कार्बन। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका पूरा फ्रेंड सर्कल एक जैसा ही होता है, तो अगर उसको पैसे की कमी पड़ गई है तो वो क्या करेगा? उनसे ना मांग करके कहीं और से उधार लेने की कोशिश करेगा, इंटरेस्ट पे, ब्याज वगैरह पे कहीं से भी वो लेने की कोशिश करता है। तो वही चीज होती है किसके साथ में? 0 डिग्री कार्बन के साथ में। तो अब आप देख रहे हो कि जब 0 से 1 डिग्री पे जाते हैं तो एक ऐसा समूह बढ़ गया, एक ऐसा दोस्त बढ़ गया जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फिर 2 डिग्री पे जाते हैं तो दो दोस्त बढ़ गए जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। 3 डिग्री पे जाते हैं तो 3 फ्रेंड बढ़ गए जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कैसा होता चला जाएगा? 0 डिग्री से जब हम 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो मतलब हैलोजन की रिएक्टिविटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाती है। हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किस पे जुड़ेगा? हैलोजन 3 डिग्री कार्बन पे सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जबकि 1 डिग्री पे या 0 डिग्री के ऊपर सबसे आसानी से नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? जरूरत तो उसको सबसे ज्यादा है, इसको तो कम जरूरत है, लेकिन भैया जी इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में वो लेस स्टेबल बनेगा। ये मोर स्टेबल बनेगा, वो लेस स्टेबल बनेगा। प्रोडक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर अटैक भी उतना ही ज्यादा होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अटैकिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग ऑर्डर का है। किसका है? न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग ऑर्डर का है कि किस पे आसानी से अटैक करेगा। स्टेबिलिटी का भी यही है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, और
न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग ऑर्डर भी यही है कि किस ऑर्डर में न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई है किसकी, कार्बोकेटाइन की। दूसरी बात हमारे पास में आती है यहाँ पर हैलोजेंस की, क्योंकि हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं या फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल्स है उस न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, तो हैलोजन हटेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो हैलोजन कितना आसानी से हटेगा, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, F-, Cl-, Br- और I-। तो सबसे आसानी से कौन सा हटेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, तो रिमूविंग ऑर्डर होगा व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज अटैक्ड। तो इसके लिए भी अपन ये मेंशन कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब आप बोलोगे सर इसमें तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करता है, इसमें तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट SN2 में तो होगा। तो SN2 के लिए तो यही रहेगा ऑर्डर। और अगर यहाँ पर भी अगर अपन बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल बाद में तो अटैक करता ही है, न्यूक्लियोफाइल बाद में तो अटैक करता ही है, सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उसका भी ऑर्डर यही है। F1 के कंपैरिजन में I1 जो होता है वो आसानी से अटैक करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू F1 के, सॉरी फ्लोराइड आयन के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात कर ली है, न्यूक्लियोफाइल की बात कर ली है, दोनों की अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो ये अपनी यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपना जो आता है वो आता है SN2 टाइप आता है। तो भैया SN2 टाइप जो है वो अपन उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो आप पहले SN1 को स्टडी कीजिए, SN2 को आप नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है। ठीक है, तो इस इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस होगी, SN1 और SN2 टाइप से रिलेटेड जो रिएक्शंस होगी वो मैं एक साथ आपको समझाऊंगा, तो वहां पर समझने में भी आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अगर मैं अभी SN1 के लिए बता दूंगा फिर SN2 के लिए बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि अरे यार SN1 के लिए इतनी सारी रिएक्शन है, SN2 के लिए इतनी सारी रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। तो हम दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो हम पहले SN1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर SN2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर SN1 और SN2 की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये एकदम से सिंपल होने वाला है। आप कहोगे अरे ये SN1 और SN2 था, हमें तो पता ही नहीं था इतना इजी है क्या, तो इजी बन जाएगा अब। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट है हैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो इसको बड़े ध्यान से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर फिर भी इसमें किसी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है वीडियोस की। मैं मानता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, बट कोशिश रखें हमारा वीडियो भी कहीं ना कहीं पहुंचे, किसी ना किसी ऐसे बच्चे के पास पहुंच जाए जो इस वीडियो को देख करके पढ़ सकता है। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, SN2 रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।